हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के तिथिक्रम और विस्तार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे कि सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम क्या क्या है, उसके इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग तिथियां बताई गई हैं, और सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ पे है, उसका भौगोलिक स्वरूप क्या है, कहाँ कहाँ तक वो विस्तृत है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप जब इनको सीरीज़ को पूरा तैयार आप करोगे तब आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंधु सभ्यता के तिथिक्रम और उसका विस्तार क्या क्या क्षेत्र है, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया गया, बहुत ही सरल तरीके से बनाया गया। सारे तथ्यों को समाहित करने का हमने प्रयास किया है। आप अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग स्थानों पे पाते हैं। बहुत सारा आपको मैटर अलग अलग स्थानों से इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही जगह पे क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे तिथिक्रम के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य तौर पर सिंधु सभ्यता का जो काल है 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के है। तो सामान्य स्थिति में जो इसका काल है कि 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल माना गया है। लेकिन 1900 ईस्वी के आसपास सिंधु सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगर 1900 ईस्वी के आसपास सिंधु सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों का पतन हो जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ बताना आपको ज़रूरी है। हड़प्पा सभ्यता जो था, यहाँ पे प्रथम उत्खनन हुआ था। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के पहले इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहते हैं, जिससे डाउट क्लियर हो जाए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आप सिंपल शब्दों में समझें कि जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु सभ्यता के दो शहर हैं, लेकिन हड़प्पा को ही क्यों कहा जाता है। तो उसका कारण क्या है कि हड़प्पा स्थान एक है, यानी सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर था हड़प्पा, और हड़प्पा से ही उत्खनन कार्य हुआ था। तो सबसे पहला जो स्थान था उत्खनन कार्य करने का सिंधु सभ्यता का, वो हड़प्पा था। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप जानते रहें कि हड़प्पा सभ्यता जो था, यानी हड़प्पा स्थल जो था, वहाँ पे प्रथम पहली बार उत्खनन कार्य हुआ। तो इसी के कारण जो है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और दूसरी बात क्या है, ये एक प्रमुख नगर भी था, यानी सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। तो यहाँ पे दो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो दोनों नगरों का जब विलुप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है बात कि दोनों नगरों के विलुप्त हो जाने पे ये सभ्यता की ये जो संस्कृति थी, सभ्यता की तुरंत नष्ट नहीं हुई, क्योंकि बाकी स्थानों पे इसकी संस्कृति जीवंत रही। जैसे इसमें कुछ स्थल दिए हुए हैं, जैसे इस सभ्यता के जो स्थल थे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रदेशों में इस संस्कृति जीवंत रही, तुरंत विलुप्त नहीं हुई, काफ़ी दिनों बाद विलुप्त हुई। तो इस तरह से इन दोनों नगरों के विलुप्त हो जाने के पश्चात भी ये संस्कृति जीवंत रही। और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये तिथिक्रम है। आगे हम लोग इसी तिथिक्रम के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इतिहासकार जो हैं अलग अलग तिथियों को दिखाते हैं। पहले इसको अध्ययन करेंगे, तिथिक्रम निर्धारित करने के कुछ कारक होते हैं। जैसा आज से हज़ारों साल पहले ये सभ्यता थी, 5,000 साल नियर अबाउट समथिंग 5,000 साल पहले की सभ्यता है। तो 5,000 पहले की सभ्यता है, उसका काल इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग दिया जाता है। तो उसका कुछ न कुछ आधार होगा। कैसे हम ज्ञात करेंगे कि 5,000 है, कैसे ज्ञात करेंगे कि 4,000 साल पहले है, या कैसे ज्ञात करेंगे कि 3,000 साल पहले। तो उसका जो कुछ आधार है, उन्हीं आधारों के हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आधार क्या माना जाता है, तो इसमें जो आधार है, सबसे पहला है, फर्स्ट है कार्बन डेटिंग, नेक्स्ट है कार्बन डेटिक रेडियो कार्बन 14 एक वैज्ञानिक पद्धति है। कार्बन के आधार पे किसी भी जीवाश्म का, किसी भी चीज़ों को उसके काल अवधि ज्ञात करने का एक माध्यम है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति है कार्बन 14, और इस कार्बन 14 के माध्यम से जो उस पर कार्बन होते हैं किसी भी वस्तु पे, उस कार्बन के बेस्ड पे आधार पे हम ज्ञात करते हैं कि कितने साल पुराना है। तो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है 14, ये बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है। तो ये भी एक ज्ञात करने का एक तरीका, यानी तिथिक्रम ज्ञात करने का एक माध्यम है। तो इस तरह से कार्बन डेटिंग हो गया, स्तरीकरण हो गया, सामाजिक स्तर होता है, कंपेयर किया जाता है अलग अलग सभ्यताओं के बारे में कि दोनों में क्या अंतर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब दोनों में कंपेयर करते हैं तो उसका काल अवधि भी ज्ञात होता है कि समय ये पुरानी है या ये नई है। तो सामाजिक स्तरों का भी जो है अध्ययन किया जाता है। विदेशों से संपर्क है, विदेशों से जो संपर्क है, यानी जो विदेशों में उल्लेख मिलता है उनके आधार पर, जैसे इतिहासकार आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, उनका अपने रचनाओं में उल्लेख करते हैं, तो उनसे भी हम कंपेयर करते हैं और किसी भी सभ्यता के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। मुद्राओं के साक्ष्य और
वृक्ष विज्ञान है। तो ये सभी जो है माध्यम हैं, इनके माध्यम से हम तिथिक्रम ज्ञात करने का एक जो है एक आधार बनता है। इन्हीं के माध्यम से हम इतिहास की तिथियों का गणना करते हैं कि कितने साल पुराना है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। कुछ इतिहासकारों के द्वारा तिथियों को निर्धारित किया गया है। अब क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से इतिहासकार हैं, जैसे एम.एस. वत्स हैं। एम.एस. वत्स ने सिंधु सभ्यता का जो तिथिक्रम दिया है 3500 से 2700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व समय माना है सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट है मैके महोदय। मैके महोदय ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका समय माना है। नेक्स्ट है व्हीलर महोदय। व्हीलर महोदय क्या मानते हैं, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। सी.जी. गैद हैं। सी.जे. गैद महोदय क्या मानते हैं, 2300 से 1700 ईसा पूर्व इसका काल अवधि मानते हैं। नेक्स्ट है डी.पी. अग्रवाल। ये 2250 से 1750 इसकी काल अवधि मानते हैं। नेक्स्ट है आल्चिन है। इनका समय क्या है, 2250 से 1750 ये सिंधु सभ्यता का काल मानते हैं। नेक्स्ट है जी.एफ. डेल्स। इनका जो समय टाइमिंग क्या है, 2154 से 1864 ईस्वी पूर्व। ते इतिहासकारों के अपने अपनी तिथिक्रम हैं और ये अपने आधारों पे, इनका जो आधार है मानने का, उन आधारों पे ये इतिहास के विषय वस्तु को देते हैं और बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का काल अवधि इस सन से इस ईसा पूर्व से इस ईसा पूर्व के मध्य रही है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब सिंधु सभ्यता का विस्तार हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा आपको कुछ दिख रहा है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि दिशाओं को जो बताया गया है। अब इससे पहले हम लोग विस्तार अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता का परिपक्व केंद्र, यहाँ पे परिपक्व शब्द आया है। कहते हैं जब कोई चीज़ परिपक्व होता है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, डेवलपमेंट होता है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें होती हैं। तो पूरे सभ्यता में जो सबसे चीज़ें बेहतर मिली हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो जो ये स्थल ऐसे रहे हैं जहाँ पे आप, जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों सभ्यताएं नगरीय हैं और इन सभ्यताओं में विकास काफ़ी अच्छा हुआ था, विदेशी व्यापार अच्छा था, आर्थिक समृद्धि बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे जो नगर नियोजन था वो बहुत बेहतर था। तो ये यानी कि सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, सुदृढ़ अवस्था में थी, सब कुछ बेहतर था। इसीलिए जो है ये परिपक्व केंद्र इसे माना गया है। तो ये स्थल जो हैं कौन कौन से हैं, तो सिंधु सभ्यता का जो परिपक्व केंद्र स्थल है पंजाब और सिंधु घाटी में पड़ता है। इन क्षेत्रों में जो सभ्यता का जो केंद्र था, तो इन संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान के कुछ भाग आते हैं तथा इसके साथ साथ गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग हैं। इस क्षेत्रों में सभ्यता का क्या हुआ है, विस्तार था। यानी सिंधु सभ्यता यहाँ इस भौगोलिक सीमाओं में क्या थी, विस्तृत थी। यानी इन सीमाओं तक विस्तार था सिंधु सभ्यता का। इसी क्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर में मांडा से लेकर, डियर स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम में जो 4 ऑप्शन आते हैं, ज़्यादातर बार आपको इंडिकेट कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो एग्ज़ाम में जो 4 ऑप्शन होगा, चाहे सिविल एग्ज़ाम होगा, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से आते हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज़ निकल के आई है, उत्तर में कहाँ से पश्चिम में कहाँ तक विस्तृत था। 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इस तरह से विकल्प दिए रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ से था, तो उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी, कभी कभी विकल्प भी आपको नीचे समझाते हैं। तो दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक विस्तृत था। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक, नर्मदा नदी की मुहाने तक विस्तृत था। फिर पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर के उत्तर में मेरठ तक विस्तृत था। तो ये दिशाओं के आधार पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम तक कहाँ तक इसका विस्तार था। यानी सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है इन चारों दिशाओं में कहाँ से कहाँ तक था। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे। और समूचा जो क्षेत्र था, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजाकार था। तो इसमें वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये सभ्यता कैसे था, इसका आकार का स्वरूप कैसे था। तो आपको लर्न रखना है कैसे था, त्रिभुजाकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में ज़्यादातर बार आ चुका है कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वो कैसा था, वृत्ताकार था, आयताकार था। तो ये कैसा था, त्रिभुजाकार था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखेंगे। अब हम लोग दिशाओं के आधार पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में बलूचिस्तान सुतका गिंडेर है,
और दक्षिण में क्या है, दाइमाबाद महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है पश्चिमी क्षेत्र, और पूरब में आलमगीरपुर मेरठ तक विस्तृत था। तो ये दिशाओं के आधार पे भी आप इसको तैयार करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। उत्तर में क्या था, जैसे मांडा उत्तर में है, किधर है, जम्मू कश्मीर में। बलूचिस्तान सुतका गिंडेर कहाँ पे आता है, अक्सर पूछता है सुतका गिंडेर कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। फिर नेक्स्ट है पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में है। और नेक्स्ट है दक्षिण में दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो ये दिशाओं के आधार पे आपको लर्न रखना है, क्योंकि दिशाओं के आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि फला उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कौन पे कौन स्थान कहाँ पे था। तो ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल। अब हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थलों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, कौन से स्थान हैं। हमने नीचे कुछ चीज़ें दिया है, यानी इन स्थानों के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये फला स्थल किस राज्य में है, तो राज्यवार के हिसाब से राज्यों के आधार पर आपको तैयार करना होगा, एक तालिका बना कर किस तरह से तैयार करना होगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और जब तालिका बना के आप अभ्यास करेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपका है गुजरात। गुजरात में जैसे लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरा है, देसलपुर है, ये सारे प्लेस हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है फला प्लेस किस राज्य में है। तो अब ऐसे हम लोग फर्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहला है गुजरात। अब गुजरात में क्या है, तो लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरा है, देसलपुर है और सुरकोटडा है, रोजदी है, प्रभा सपाटन है, मेधागम है, सोमनाथ है और भगत राव है। ये सभी प्लेस कहाँ पे पड़ते हैं, गुजरात में पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा है। तो कालीबंगा वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बार एग्जाम में आ चुका है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कालीबंगा कुछ टेक्निक से याद करेंगे कि जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ लोग काले हो जाते हैं। तो राजस्थान में गर्मी ज़्यादा है, चूँकि रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, कालीबंगा राजस्थान। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। थर्ड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, आलमगीरपुर है, बड़ा गांव है और हुलास है। तो आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, बड़ा गांव और हुलास जो है कहाँ पड़ता है, सहारनपुर में। तो ये सहारनपुर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। नेक्स्ट स्टेप में हरियाणा है। अब हरियाणा में क्या है, राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर और मिताथल और रियसवल है। तो ये सभी प्लेस कहाँ पे हैं, जो है इस तरह से हरियाणा में पड़ते हैं। नेक्स्ट है पंजाब। अब पंजाब में क्या है, रोपड़ है, सघोल है, तो इस तरह से चक 86 है, बाड़ा है। ये सभी प्लेस कहाँ पे पड़ते हैं, पंजाब में। नेक्स्ट स्टेप में इसी में देखेंगे जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में क्या है, मांडा। यहाँ पे मांडा आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बार क्वेश्चन जो आ चुका है। मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सिंध, पाकिस्तान में पड़ता है। कोट दीजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कोट दीजी है। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जैसा कि भी आपके उल्लेख आया है, एक शहर है, कहाँ का है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको कहाँ पे पड़ता है, मोहनजोदड़ो, सिंध पाकिस्तान में। नेक्स्ट है अली मुराद, चन्हूदड़ो, ये भी पाकिस्तान सिंध में पड़ता है। नेक्स्ट है पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। इसमें क्या आता है, हड़प्पा है, इसमें रहमान डेरी है। तो ये स्थान जो है पाकिस्तान में पड़ते हैं। जलीलपुर है, डेरा इस्माइल खान है, ये सभी जो है पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पड़ते हैं। नेक्स्ट है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में मेहरगढ़, सुतका गिंडोर, बालाकोट और राना गुड़ई है। तो ये सभी प्लेस जो है पाकिस्तान में पड़ते हैं। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में मुंडी गाक है और सोरतुगई है। ये दोनों प्लेस जो है कहाँ पे पड़ते हैं, अफ़गानिस्तान में। तो डियर स्टूडेंट, आज आपकी वीडियो में आपने बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन किया, किसकी तिथिक्रम क्या क्या है, फला इतिहासकारों ने कौन सी तिथिक्रम दिया है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसका भौगोलिक स्वरूप क्या है, सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार है या आयताकार है। इस तरह से आपने अध्ययन किया कि आयताकार है या त्रिभुजाकार। तो पूरा विस्तार से आपने बहुत ही कम टाइम में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए तथ्य नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।